नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो 7 फरवरी 2021 को जो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से जो घटना हुई है उसके बारे में। ये करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे पॉइंट को कवर किया गया है। दरअसल उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह 10 बजे के करीब ग्लेशियर टूटकर धौली नदी में गिरने से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। यहाँ के तपोवन इलाके के रैनी गांव में हिमस्खलन से धौली नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। अब जल स्तर अचानक बढ़ गया तो जल का बहाव बहुत ही तेज था। उस क्षेत्र में जो भी चीज आया उसको पानी के साथ बहा ले गया। जैसे वहां पे कई सारे लोग थे, लोग भी बह गए पानी के साथ। कई तरह के जान माल का नुकसान हुआ। उस क्षेत्र में कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट भी थे स्थित, उसको भी काफी क्षति पहुंचा। इधर इस घटना की खबर लगते ही दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक हड़कंप मच गया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे इस घटना की खबर चली, उन्होंने अविलंब राहत भेजने का आदेश दे दिया। इधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जैसे ही पता चला, उन्होंने सारे काम को छोड़कर इस घटना को मॉनिटरिंग करना शुरू कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जैसे इस घटना के बारे में पता चला, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और गंगा नदी के आसपास जितने भी एरिया थे उस पर हाई अलर्ट कर दिया। उसके बाद ये सारे घटना किस वजह से हुई, ये सारे घटना की वजह क्या था कि ग्लेशियर का टूटना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लेशियर क्या होता है। ग्लेशियर एक्चुअली में ये बहुत बड़ा आइस होता है, बहुत बड़ा आइस। ये प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली ये बनता है और ये गतिशील आइस होता है। ये धीरे धीरे मेल्ट होता रहता है। इसका साइज कई तरह के होते हैं। ये डिपेंड करता है किस तरह से बना और कहाँ पे बना है, उस पर यह डिपेंड करता है। और ये लगातार मेल्ट होता रहता है। इतनी धीमी गति से मेल्ट करता है, ये नग्न आंखों से देखना मुश्किल हो जाता है। तो ग्लेशियर जनरली दो तरह के होते हैं, एक तो आइस शीट ग्लेशियर और दूसरा अल्पाइन ग्लेशियर है। अल्पाइन ग्लेशियर को घाटी ग्लेशियर या वैली ग्लेशियर भी कहा जाता है। इसी का जो उत्तराखंड में जो घटना हुई है इसका संबंध अल्पाइन ग्लेशियर से है। दूसरा शीट ग्लेशियर। शीट ग्लेशियर ये देख सकते हैं आप, जो शीट के रूप में ग्लेशियर बनता है उसे शीट ग्लेशियर कहते हैं। ये जनरली ध्रुवीय इलाकों में बनता है और जहां पे ये मैदानी भागों में जब बहुत तापमान टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है वहां पे बर्फबारी होता है और पानी जो है वो जम जाता है। इस वजह से ये शीट के फॉर्म में ये ग्लेशियर फॉर्म होता है। अमेरिका स्थित नेशनल स्नो एंड एडवांस डेटा सेंटर के मुताबिक अभी दुनिया के कुल भूमि क्षेत्र के 10% हिस्से में ग्लेशियर है। यानी दुनिया में जितने भी भूमि है उसका 10% भाग ग्लेशियर है। और आपको बता दें कि 99% जो है ग्लेशियर वो ध्रुवीय इलाकों में होता है, उसे ध्रुवीय ग्लेशियर कहते हैं। और 1% ग्लेशियर गैर ध्रुवीय नॉन पोलर ग्लेशियर होता है, जो कि बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर बनता है। तो ध्रुवीय ग्लेशियर ये आप देख सकते हैं ग्लोब में कि दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, 7 महाद्वीप है। उस महाद्वीप में एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अंटार्कटिका 7 महाद्वीप में 7 कॉन्टिनेंट में ये भी एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप में ये साउथ पोल के पास है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। तो साउथ पोल में पोल के पास होने यहाँ पे टेम्परेचर साउथ पोल के पास बहुत, किसी भी पोल के पास टेम्परेचर बहुत कम होता है। इस वजह से क्या होता है यहाँ पे आइस ही आइस होता है। इस वजह से ये क्षेत्र अंटार्कटिका का जो क्षेत्र है पूरा बर्फीला क्षेत्र है, पूरी की तरह से इसमें बर्फ से ढका हुआ है। अंतरिक्ष से अंटार्कटिका का दृश्य इस तरह से दिखता है जो कि इसमें दिखाया गया है। इस इलाके में अंटार्कटिका महाद्वीप पे किसी विशेष देश, किसी खास देश का हक नहीं होता है, किसी एक देश या 2 देश का हक नहीं होता है। ये दुनिया का सभी देशों का इस पे अधिकार होता है। लेकिन यहाँ ये बर्फीला जगह है, इस पे कौन जाएगा, किसी को रहने के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा। तो इस वजह से यहाँ पे कोई रहता नहीं है। बड़े बड़े डेवलप जो देश है वहाँ के जो सरकार है यहाँ पे शोध स्टेशन बनाते हैं, यहाँ पे लेबोरेटरी स्थापित करते हैं और कई शोध का काम करते हैं। इसमें भारत भी है हमारा। उन्होंने 1983-84 में अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री नाम का अपना पहला स्टेशन बनाया था। उसके बाद
1988 में वहां मैत्री नाम का पहले रिसर्च स्टेशन की स्थापना की। उसके बाद दूसरा रिसर्च स्टेशन हिमाद्री नाम की रिसर्च स्टेशन की स्थापना किया। तो याद रहे कि पहला जो है इन्होंने अपना स्टेशन 1983-84 में पहला स्टेशन बनाया था, लेकिन 1988 में इन्होंने पहले रिसर्च स्टेशन बनाया। तो दोनों में अंतर है, पहला स्टेशन कब बनाया, उसका क्या नाम था, और पहला रिसर्च स्टेशन बनाया था, उसका क्या नाम है। उसके बाद में आपको बता दूं कि 2012 में अंटार्कटिका में तीसरे शोध केंद्र जिसका नाम भारती है, उसका आधारशिला रखा गया था। उसमें 70 लोगों की रहने की सुविधा है उसमें, जिसमें कि 35 वैज्ञानिक और 10 सहायक दल उसमें रह सकते हैं, जिसका की लागत 2 अरब रुपये लगा है। यहाँ पे ये लोग कई तरह के शोध काम करते हैं। शोध काम का जो विषय है यहाँ पे, जो हमारे वहाँ जो चट्टाने होते हैं, नदियों के बेसिन चट्टाने, और वहाँ के जो लार्समैन पहाड़ी जो वहाँ के इलाका है, वहाँ के चट्टानों के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं हमारे वैज्ञानिक वहाँ पे। उसके बाद जो हमारा हिमालयन ग्लेशियर है और वहाँ के जो पहाड़ी इलाके में कुछ में अंटार्कटिका के जो ग्लेशियर है, उसका भी तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो आपको बता दूं कि अंटार्कटिका में भारतीय वन्य जीव संस्था के वैज्ञानिक ने पेंगुइन यानी एडली के 800 घोंसले वाली नई ब्रीडिंग कॉलोनियों की खोज की है। अब हम बात करते हैं ये ग्लेशियर बनता कैसे है। तो हमारा टॉपिक है अल्पाइन ग्लेशियर का, जो कि उत्तराखंड में जो घटना हुई है उसके बारे में। तो जैसे आप जानते हैं कि धरातल से यानी भूमि से जैसे ऊपर आप जाते हैं, जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता जाता है। यानी 165 मीटर अगर दूरी पर अगर आप जाते हैं ऊंचाई पे, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है कम होता है, डाउन हो जाता है। लेकिन पहाड़ों की हाइट क्या होती है, हजारों मीटर में होती है। इस तरह से पहाड़ के ऊपर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। और टेम्परेचर कम होने से क्या होता है कि यहाँ का जो एयर होता है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है, नमी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे सर्दियों के मौसम में क्या होता है, आपके मुंह से जो एयर निकलता है वो दिखता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। अगर ये मॉइस्चर वाला एयर अगर इस पहाड़ों से टकराता है तो क्या होता है, स्नोफॉल होता है। स्नोफॉल होने से ये स्नोफॉल पहाड़ों पे गिरता है और धीरे धीरे क्या होता है, ये इसी पे दबता जाता है, दबता जाता है, क्योंकि ये मेल्ट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर इतना कम होता है कि वो कभी मेल्ट होता ही नहीं है। ये हजारों साल तक यहाँ पे बनता रहता है और दबता रहता है, और बाद में ये ग्लेशियर का निर्माण करते हैं। ग्लेशियर अगर वाटर के साथ मिल जाता है उसे टाइड वाटर ग्लेशियर कहते हैं। अगर ग्लेशियर वाटर पे उसका आइसबर्ग अगर तैरता है, उस प्रोसेस को कैल्विंग कहते हैं। भारत में वैसे तो बहुत सारे ग्लेशियर है, उनमें से सियाचिन ग्लेशियर बहुत सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास में लगभग में स्थित है। यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ग्लेशियर माना जाता है, जो गैर ध्रुवीय इलाका में पाया जाता है। गैर ध्रुवीय, जैसे कि अभी हमने बात किया था अंटार्कटिका जो कि पोलर क्षेत्र में आता है, ध्रुवीय क्षेत्र में, लेकिन ये सियाचिन ग्लेशियर नॉन पोलर यानी गैर ध्रुवीय क्षेत्र में आता है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय क्षेत्र वाला जो ग्लेशियर है वो फेदचेनको ग्लेशियर, जो तजाकिस्तान की फेदचेनको ग्लेशियर को माना जाता है। दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर को माना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग में 41,000 वर्ग किलोमीटर तक है। सियाचिन ग्लेशियर का अर्थ होता है बिखरे हुए गुलाब की घाटी, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मौत होते रहते हैं। बिखरे हुए गुलाब की घाटी इनका नाम तो है। सियाचिन ग्लेशियर को पूरी दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। सियाचिन ग्लेशियर पूर्वी काराकोरम हिमालय में स्थित है, जो कि हमने पहले ही बताया। यहाँ पे युद्ध होता रहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो यहाँ सेना वर्षों भर सेना यहाँ पे हमेशा रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कई बार प्रधानमंत्री भी यहाँ जाते हैं, नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे गए थे। अब बात करते हैं, जब ये ग्लेशियर मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के बाद इसका पानी कहाँ चला जाता है। जो मेल्ट होगा तो मेल्ट होने से पानी बनेगा, ये पानी जाता कहाँ है। तो आप देखते होंगे बड़े बड़े नदियां जो सालों भर पानी से लबालब रहती है, उस नदियों में पानी कहाँ से आती है, तो यही ग्लेशियर है।
ये ग्लेशियर से ही ग्लेशियर मेल्ट होता है और नदियों का निर्माण करता है, और वही सालों भर जो बड़ी बड़ी नदियां होती है उसमें पानी का जो सोर्सेज होता है ये ग्लेशियर से ही होता है। ग्लेशियर मेल्ट होती है, मेल्ट होने के बाद नदियों का निर्माण करती है और उसी से ये पानी का सोर्स होता है। तो एग्जाम्पल से हम देखते हैं किस तरह से ग्लेशियर से नदियां बनती है, और इसके एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं कि धौली गंगा नदी किस तरह से कैसे बनी है, जो कि इस घटना में उत्तराखंड का जो घटना हुआ है उसमें उसका जिक्र किया गया है। ग्लेशियर है, ये जगह यमुनोत्री है, ये गंगोत्री है, ये केदारनाथ है, ये बद्रीनाथ है। तो हम गंगोत्री को देखते हैं, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री ग्लेशियर की लंबाई 30 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 किलोमीटर है। यहां से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी। यहां पे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ के एक ग्लेशियर है संतोपद ग्लेशियर। यहां से 2 नदी निकलती है, एक ये विष्णु गंगा और दूसरा है धौली गंगा। ये दोनों नदियां निकलती है और यहां पे आकर एक पॉइंट पे मिल जाती है। जब नदियां किसी पॉइंट पे मिलती है तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो इस नदी की गहराई ज्यादा होगी या इस नदी की गहराई ज्यादा होगी, या ये हो सकता है कि ये दोनों नदी की गहराई बराबर हो। तो जब ये दोनों नदियां आती है इस पॉइंट पे मीट करती है, तो किसी भी मीटिंग पॉइंट जब 2 नदी एक साथ मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रयाग कहते हैं। उसको हमेशा प्रयाग कहते हैं जब 2 नदियां एक साथ मिलती है। और यहां पे दोनों नदियां मिलती है तो इस मिलन पॉइंट पे दोनों नदियां का गहराई बराबर है। अगर गहराई बराबर है तो क्या इस नदी का नाम चेंज हो जाएगा, एक नया नाम से यह नदी आगे जाएगी जिसका नाम है अलकनंदा नदी, यहां से निकलती है। और इस पॉइंट को जहां पे ये दोनों नदी मिलती है, विष्णु गंगा धौली गंगा, इसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। उसके बाद ये अलकनंदा नदी के नाम से आगे जाती है और यहां से एक नंदाकिनी नदी निकलती है जो कि अलकनंदा से यहां पे मीट करती है। अब यहां पे क्या होता है कि दोनों नदी अगर मिलता है तो प्रयाग बनेगा। इस प्रयाग को नंद प्रयाग नाम दिया गया है। अब यहां पे क्या बात है, एक बात आती है कि नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी जो मिलती है तो इसमें से कौन सा नदी गहराई है या गहराई बराबर है। यहाँ पे अलकनंदा नदी की गहराई ज्यादा है, इस वजह से नंदाकिनी नदी का नाम खत्म हो जाएगा। ये नदी अलकनंदा के नाम से आगे जाएगी क्योंकि अलकनंदा की गहराई ज्यादा है। उसके बाद अलकनंदा नदी यहाँ पे आती है तो एक नदी पिंडार नदी यहाँ से मिलती है। इस मिलन पॉइंट को प्रयाग कहते हैं और नाम दे दिया गया है इसका कर्ण प्रयाग। अब ये कर्ण प्रयाग पे ये दोनों नदी की गहराई में अलकनंदा नदी की गहराई ज्यादा है तो उसी नाम से नदी आगे जाएगी, फिर यहां से आगे जाती है। यहां पे एक जो केदारनाथ से एक नदी आती है मंदाकिनी नदी, उससे अलकनंदा नदी मिलती है। ये मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है। इस मिलन पॉइंट को प्रयाग कहते हैं और इस नाम इसको दे दिया गया रुद्र प्रयाग। और यहाँ पे क्या होता है, इस मिलन पॉइंट पे मंदाकिनी नदी की गहराई कम है, अलकनंदा नदी की गहराई ज्यादा है, तो इस वजह से ये नदी का नाम अलकनंदा के नाम से आगे जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आता है तो एक नदी यहाँ से गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी आकर के अलकनंदा नदी से मीट करती है तो इस मीटिंग पॉइंट को प्रयाग होगा नाम, और इसका जो नाम स्पेशल दिया गया है देव प्रयाग। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये दोनों नदी की गहराई अगर देखा जाए तो दोनों नदी की गहराई यहाँ पे बराबर हो जाती है। बराबर हो जाती है तो इन दोनों नदी का नाम अब खत्म हो जाएगा, एक नया नदी के नाम से यहाँ से जाएगा जिसको गंगा नदी कहते हैं, और इस तरह से नदी बनता है। अब बात करेंगे कि ग्लेशियर टूटता कैसे है। ग्लेशियर के टूटने से ही इतना दुर्घटना हुआ, ग्लेशियर टूटता कैसे है। तो देखिए ग्लेशियर का टूटने के कारण 2 तरह के कारण हो सकते हैं, एक मानवीय कारण, एक अमानवीय कारण। तो अमानवीय कारण में क्या होता है कि जब यहाँ पे कहीं भूकंप आ गया, टेक्टोनिक प्लेट जो इसका होता है पहाड़ों के नीचे वो डिसबैलेंस हो गया, इधर उधर हो गया, तो उससे क्या होता है कि हिमस्खलन हो जाता है और ग्लेशियर जो है टूट जाता है, क्योंकि ये पहाड़ का चट्टान ग्लेशियर पे गिरता है और ग्लेशियर जो है जैसे ही एक ग्लेशियर टूटेगा उसके साथ साथ ये सारे के सारे ग्लेशियर टूटता जाएगा, और इस तरह से टूटकर क्या करेगा, वो नदी में चला जाएगा, घाटी के सहारे नदी में चला जाता है, और जिसकी वजह से
नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ आ जाती है। दूसरी वजह क्या हो सकती है अमानवीय कारण में? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि हमेशा ये साइंस का है कि दो बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है, दो बॉडी के बीच में एक फोर्स लगता है। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा चट्टान है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा चट्टान है, तो क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन, जिसकी वजह से खिसकने लगता है बॉडी, और जैसे ही खिसकेगा उसके प्लेट भी खिसकेगा, जिसकी वजह से हिमस्खलन हो सकता है, यानी चट्टान गिर सकता है, मूव करेगा। तो ये फोर्स होता किस पे डिपेंड करता है? तो F = m1 × m2 अपॉन में r², यहाँ पे एक कांस्टेंट होता है, यानी कुल मिलाकर समझा जाए तो ये मास पे डिपेंड करता है। जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स ज्यादा होगा, और जितना डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम होगा उतना ज्यादा ये फोर्स होगा। तो ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी होता है। उसके बाद कई सारे मानवीय कारण भी होता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, जैसे कि आजकल इंडस्ट्रीज में बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जिससे ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जिससे टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? ग्लेशियर मेल्ट होता है, और ये मेल्ट होने से भी ये इसको अफेक्ट करता है। मानवीय कारण। उसके बाद कई सारे और मानवीय कारण हैं, जैसे कि कई सारे परियोजना, नदी घाटी परियोजना में, जैसे कि आप देख सकते हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है पहाड़ों पे। इससे क्या होता है कि पहाड़ों को तोड़ा जाता है, तोड़ने से क्या होता है पहाड़ों पे वाइब्रेशन होता है, बड़े बड़े मशीनों के द्वारा तोड़ा जाता है। कई सारे डायनामाइट लगा करके पहाड़ों को तोड़ते हैं, तो इसके कंपन आती है, उसका प्लेट टूटता है, उससे हिमस्खलन होता है। इस वजह से इस तरह के घटना हो सकती है। उसके बाद एक प्रोजेक्ट है जिसको 4 धाम प्रोजेक्ट कहते हैं। कहा जाता है इन्होंने कई सारे पहाड़ों का संतुलन को बिगाड़ दिया है। इसका लक्ष्य ये है कि 4 धाम जो यात्रा है उसको सुगम बनाने के लिए इन्होंने 4 धाम प्रोजेक्ट बनाया है भारत सरकार की तरफ से। 4 धाम प्रोजेक्ट ने बिगाड़ा पहाड़ों का संतुलन। इस प्रोजेक्ट में बनने में 889 किलोमीटर 2 लेन हाईवे बनाया गया है, जो कि 12 बाईपास रोड, 15 बड़े फ्लाईओवर, 101 छोटे पुल, 3596 पुलिया, 2 टनल। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इसमें 55,971 पेड़ काटे गए हैं। 689 हेक्टेयर जंगल की जमीन दूसरे काम के लिए ट्रांसफर की गई, जिससे यहाँ के पहाड़ों का जो है संतुलन काफी बिगाड़ा है। तो ये कहा जाता है कि ये जो 4 धाम प्रोजेक्ट जो बना था, इसमें काफी जो लोगों ने इसका विरोध किया था, कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लेते हुए एक कमेटी बनाई, जिसे रवि चोपड़ा कमेटी कहते हैं। तो रवि चोपड़ा कमेटी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इन्होंने जो 4 धाम प्रोजेक्ट में बहुत ही जल्दबाजी दिखाई। ये कई सारे ऐसे पॉइंट था जिन्होंने कमेटी ने सुझाया था, उसको माना नहीं। तो इसलिए कहता है कि इससे पर्यावरण, इसको पहाड़ का संतुलन बिगड़ने का बहुत बड़ा खतरा इसको भी माना जाता है। तो आपको एक पॉइंट बता दें कि 4 धाम प्रोजेक्ट जो था उसका पहले का नाम था ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर 4 धाम प्रोजेक्ट कर दिया गया। अब क्या होता है कि इतने सारे कारण से क्या होता है कि ग्लेशियर टूटता है, एवलांचेस आते हैं, अब हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन से क्या होता है? पानी मेल्ट होता है, मतलब पहाड़ टूटता है और नदी में चली जाती है, और नदी का जलस्तर बढ़ जाता है। लेकिन कुछ और इस तरह के भी घटना हुए हैं। कई जगह ऐसे भी देखा गया है कि पहाड़ों के बीच में क्या होता है, पानी मेल्ट होकर के यहाँ पे झील सा बना लेता है, जहाँ की बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारा पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पहाड़ है चारों तरफ, यहाँ पे आइस मेल्ट करके एक झील बना लिया। लेकिन यहाँ से अगर कोई अचानक कोई कटान आ गया तो ये पानी डायरेक्ट मूव करेगा और सीधा के सीधा सारा इकट्ठा पानी एक साथ नीचे की तरफ चला जाएगा, जो कि नदियों में बाढ़ ला सकती है, और जिस रास्ते से ये जाएगी वहां भी नुकसान कर सकती है।
तो इस तरह की घटना 2013 में जो बद्रीनाथ में हुआ था, वो इसी तरह से बादल फटने से क्या हुआ, एक झील बन गया था और सारा पानी निकल के यहाँ पे आ गया था। इससे बहुत बड़ा जान माल की नुकसान हुआ था। तो क्या होता है कि वो झील के पानी जो क्या होता है कि निकल के घाटी के रास्ते से निकलता है और नदी में बह जाता है। घाटी किसे कहते हैं, दो या अधिक पहाड़ों के बीच की गहरे भाग को घाटी कहते हैं। और घाटी जो है नदी का प्रवाह होता है, घाटी कहते हैं। भूगोल में नदियों के उपजाऊ मैदान को भी उस नदी का घाटी कहते हैं। लेकिन जनरली यहाँ पे घाटी जो दो पहाड़ों के बीच की जो रास्ता होते हैं जहां से पानी वहां पहाड़ों से निकलता है और इधर इस घाटी से होते हुए जाता है। तो घाटी जनरली दो तरह के होते हैं, देख सकते हैं। एक वी आकार की घाटी, जो ये वी शेप में घाटी आपको दिख रहा है, यहां से निकल के पानी जा सकती है। दूसरा जो घाटी होता है वो आकार की घाटी होता है, इस तरह का शेप का। तो दो तरह के, बाद में इसको अलग वीडियो में नदी घाटी वाले में बताएंगे कि किस तरह से वी और यू घाटी कैसे फॉर्म होता है। तो इस तरह से घाटी से पानी निकल के जाता है और नदियों में बाढ़ ला देती है। एक साथ पानी जिस रास्ते से निकलता है बुरी तरह से बाढ़ ला देती है, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ है। यह कहां पे, उत्तराखंड के चामोली में। तो अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में जो हुआ वो किस तरह का स्थिति, जो पहले ही बताया कि वहां पे चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, 10 बजे अचानक ग्लेशियर टूट के यहां पे टूट गया, जिसके कि धौली नदी में तपोवन इलाके में रैनी गांव में हिमस्खलन हुई और धौली नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया, जो इस तरह के हालात बन गए। आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से इतना मटियाला पानी आ गया और इसके आसपास के क्षेत्र, इसमें जो भी लोग होंगे वो बह गए होंगे इसके साथ, और जो भी प्रोजेक्ट इसके आसपास होगा वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया होगा। तो सबसे बात करते हैं उत्तराखंड के। उत्तराखंड में 86% जो है लगभग में पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया 86% पहाड़ है यहाँ पे। तो ये जो घटना हुई ये चमोली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ये घटना हुई है। दरअसल हुआ क्या, नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से भूस्खलन हो गया और धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। जैसे कि हमने अभी बताया था कि वीडियो में कैसे नदी कैसे बनती है, उसमें अलकनंदा नदी, धौली गंगा का क्या रोल था और ऋषि गंगा भी उसी धौली गंगा के साथ मिलती है। तो इस तरह से नंदा देवी का एक ग्लेशियर टूट के गिर गया, जिससे इन तीन इस तरह के जो नदी है धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा में बाढ़ का स्थिति आ गया और अफरा तफरी मच गई। यहाँ पे 2 पावर स्टेशन था, एनटीपीसी की 2 पनबिजलियां परियोजना थी, तपोवन विष्णुगार परियोजना और ऋषि गंगा परियोजना को बहुत ही नुकसान हुआ। तो आपको बता दें कि नंदा देवी ग्लेशियर जो है वो कई ग्लेशियर का मिश्रण है, वो एक ग्लेशियर नहीं है। वहां पे ये 7 अलग अलग ग्लेशियर मिलकर नंदा देवी ग्लेशियर को बनाते हैं। इन ग्लेशियरों का अलग अलग नाम है। यहाँ पे बारतोली ग्लेशियर, कुरुनारटोली ग्लेशियर, नंदा देवी नॉर्थ, नंदा देवी साउथ, नंदाकना, रमानी और त्रिशूल, इस तरह के सारे ग्लेशियर मिलके वहां पे ग्लेशियर का समूह जो बनाती है उसको नंदा देवी ग्लेशियर कहते हैं। ये कई सारे ग्लेशियर का समूह है नंदा देवी ग्लेशियर। तो यहाँ पे जो पावर पॉइंट को जो क्षति पहुंची है, ये तपोवन विष्णुगार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कि यहाँ पे 520 मेगावाट यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता था, जो कि कहाँ पे, धौली गंगा पे रिवर पे है, वो चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये देख सकते हैं इसका भाग, ये बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। यहाँ से पानी आया, यहाँ पे कई सारे लोग भी थे, यहाँ पे जैसे ही पानी आया उसमें चले गए। अभी तक इसमें राहत काम चल ही रहा है। उसके बाद दूसरा ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन के लिए चलाया जा रहा एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी पहले विवाद भी हुआ था। हालांकि यह बिजली उत्पादन शुरू हो गया था, यहाँ पर पानी से बिजली पैदा करने का काम चल रहा था। प्रोजेक्ट ऋषि गंगा नदी पर बनाया गया था और यह नदी धौली गंगा से मिलती थी, यानी धौली गंगा और ऋषि गंगा से मिलती थी। उस पॉइंट पे ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट लगाया गया था। ये भी बुरी तरह से क्षति हो गया, मतलब यहाँ का
इतना इसमें मिट्टी आया कि ये बुरी तरह से मिट्टियों से इसको ढक दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये घटना हुई, अब यहाँ पे घटना हुआ तो रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी के सारे टीम यहाँ पे पहुंच गए रेस्क्यू करने के लिए। तो एनडीआरएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टीम है, देख सकते हैं ये संतरी कलर में जो इसका वर्दी होता है वो एनडीआरएफ का वर्दी होता है, जिसको कहते हैं नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। इसका जो गठन हुआ था 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत 6 बटालियन के साथ एनडीआरएफ की स्थापना की गई थी। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, हिंदी में इसका अर्थ होता है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। प्रबंधन अधिनियम 2005 यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत हुआ था। अतः 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 को अधिनियमित किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 2 टीम को शामिल किया गया, एनडीएमए और एनडीआरएफ। अब एनडीएमए क्या होता है, ये होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसका क्या काम होता है, ये भी आपदा के लिए होता है। इसमें आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनाना इसका काम होता है, योजना बनाना, दिशा निर्देश का निर्माण करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। आपदाओं के वक्त समय एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है। इसका जो अध्यक्ष जो होता है मेन, ये प्रधानमंत्री होता है। ये अंदर गृह मंत्रालय के अंदर काम करता है, लेकिन इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है। ये प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होता है। और इसके बाद एसडीआरएफ एक होता है, एसडीआरएफ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। जैसे कि नेशनल लेवल पे एनडीआरएफ है, उसी तरह स्टेट भी अपना कई जो स्टेट जैसे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे बार बार आपदा आती रहती। तो क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसी तरह का एक टीम बनाते हैं और इसको ट्रेनिंग देते हैं स्टेट लेवल पे। जो भी स्टेट में किसी भी अपने स्टेट में अगर कहीं पे भी कुछ होता है तो तुरंत में ये कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां पे जाते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे, क्या ये जो इतने सारे ग्लेशियर का जो टूटता है, फटता है, इस तरह से नुकसान होता है, तो क्या कोई ऐसी भारत में संस्था नहीं है, ये नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, जो इस चीज को कंट्रोल कर सके, पहले से बता दे या इस पे रिसर्च करता रहे? तो इसमें है। तो पहले मैं बात करूंगा ग्लेशियर का जो स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियोलॉजी। ग्लेशियोलॉजी कहते हैं, जो ग्लेशियर का स्टडी को ग्लेशियोलॉजी कहते हैं। तो इंटरनेशनल एक संस्था है, ये केवल ग्लेशियर के लिए ही नहीं है, ये मतलब जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होता है उसके बारे में है। क्योंकि ग्लेशियर का भी इस तरह का पहाड़ों का टूटना, ग्लेशियर का ऐसे होना, तो इनडायरेक्टली एक ग्लेशियर से भी रिलेशन है इसका। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड ये जो संस्था काम करती है, इसका क्या नाम है, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये इंटरनेशनल संस्था है, ये 1988 में बना था। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन WMO और यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP के द्वारा ये फाउंड किया गया। ये दोनों चीज से किसने बनाया था, WMO और UNEP का मिक्स ये IPCC होता है। तो इसका क्या काम है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक रिपोर्ट तैयार करती है, जिसमें ये होता है कि कहाँ पे क्लाइमेट चेंज हुआ है और फ्यूचर में कैसा होगा, ग्लोबल वार्मिंग पे रिपोर्ट तैयार करते हैं। तो इस तरह का काम ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये पूरे वर्ल्ड के लिए तैयार करती है और बताता है, और इस रिपोर्ट को पूरे दुनिया मानती है और इसके हिसाब से अपना काम करती है। और क्या नेशनल लेवल पे कुछ ऐसा है संस्था जो ग्लेशियर के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल हो? तो है। तो सबसे पहले देवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का है। तो ये बेंगलुरु में स्थित है। इसको कई सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हिमालय के ग्लेशियर पर खास तौर पर निगरानी का काम देश के इस संस्थाओं के जरिए होता है। लेकिन प्रमुख कार्य बेंगलुरु स्थित ये भारतीय विज्ञान संस्था ये देवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज करती है, DCCC देवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज।
ये कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के भारतीय इलाकों में 267 ग्लेशियरों है जिन पर निगरानी रखने के साथ साथ संबंधित ये शोध भी करती है। कौन करती है? देवेचा। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन है द वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी इन देहरादून। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस जो घटना हुई है उसके लिए। ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसका नाम है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। अब ये संस्था जो है यहाँ के जो उत्तराखंड में जितने भी ग्लेशियर है वो उसको ये स्टडी करता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है और ये अपना रिपोर्ट बताता है। तो जहाँ पे उत्तराखंड में जो इस तरह की जो घटना हुई थी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी क्या है? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जूलॉजी DST जो कई सारे चीज पे इसमें हिमालयन रीजन में स्टडी करते हैं। ग्लेशियर का सेस्मिक एक्टिविटी इस रीजन में क्या होता है, मतलब ये सारे उसके इंटरनल पार्ट के भी, यानी प्लेट के नीचे में उसके पहाड़ के इलाके में किस तरह से खसकता है या टूटता है, ये सारे चीज पे इसका काम होता है निगरानी रखना। अब यहाँ पे उत्तराखंड में जो हुआ था उसमें तुरंत ही इन्होंने क्या किया कि 2 टीम को भेज दिया। वाडिया इंस्टीट्यूट ने 2 टीम को, ग्लेशियोलॉजिस्ट को भेज दिया वहां पे स्टडी करने के लिए क्या वहां पे किस वजह से ऐसा हुआ है। तो उसके बाद रक्षा मंत्रालय के अंदर कई सारे संगठन आते हैं जो कि इस तरह के काम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है एवलांच स्टडी एंड एस्टेब्लिशमेंट SAR से जो है ये कई सारे इसके लेबोरेटरीज है यहाँ पे लद्दाख में, मनाली में इस तरह के काम को ये देखते हैं। तो कई सारे देश में ऐसा चीज तो है जो कि स्टडी करता है, लेकिन ये घटना ऐसा चीज एहसास दिला रहा है कि अगर कोई ऐसा पहले से कोई चेतावनी मिल जाती तो इस तरह की घटना नहीं होती। अब मैं बताता हूं कई सारे साइंटिस्ट का क्या कहना है इसके बारे में। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट साइंस पैनल के एक शोध के बाद बताया गया कि 2100 तक समुद्र का जल स्तर 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक ऊपर उठ सकता है। इसका कारण समुद्री किनारे बसे देश, शहर, गांव को डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यानी क्लाइमेट चेंज पे ऐसा रिपोर्ट बता रहा है कि यह हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, यानी समुद्र का पानी बढ़ जाएगा और उसके आसपास के कई सारे जो शहर है वो खत्म हो सकता है, ऐसा बताया गया है। उसके बाद कई सारे जो उत्तराखंड में हुआ है उसमें साइंटिस्ट का कहना है, अनुमान है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर के ऊपरी सतह हो रही है कमजोर, जो सतह है ऊपरी कमजोर हो रही है, उसकी वजह से जो है उस पर दबाव पड़ता है, उसके टूटने से हिमस्खलन हो जाता है, जिसकी वजह से यह घटना हो सकती है। उसके बाद देहरादून स्थित भारत सरकार के वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी के हाल में ही रिटायर हुए DP डोभाल कहते हैं, हम उन्हें मृत बर्फ कहते हैं क्योंकि ये ग्लेशियर के पीछे हटने के दौरान अलग अलग हो जाती है। तो इसका स्टेटमेंट ये है जो घटना का। लेकिन अभी मैंने बताया कि वाडिया इंस्टीट्यूट से जो 2 ग्लेशियोलॉजिस्ट गए थे उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है, उन्होंने पाया कि जो यहाँ पे चट्टान थे पहाड़ के वो टूट कर गिर गया, जो कि एक ग्लेशियर के हिस्से में गिर गया और जिससे के वजह से हिमस्खलन हो गया। और हिमस्खलन होने की वजह से ये अचानक जो है ये मलबे के साथ, मिट्टी के साथ, ये जितने भी था हिम जो आइस था वो नदी में बहने लगा, घाटी में बहने लगा, जिसकी वजह से इतनी तबाही मचाई। तो ये एक दिन की घटना नहीं है, उन्होंने बताया ये एक दिन की घटना नहीं है कि तुरंत में टूटा, तुरंत में ऐसा हुआ, लेकिन ये कई दिनों की ये घटना हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा टेक्नोलॉजी अगर होता, अगर सैटेलाइट से इस पर निगरानी रखी होती, इसको अच्छी तरह से मॉनिटरिंग किया जाता, तो अगर इस तरह की घटना होती तो पहले जान माल को नुकसान से बचाया जा सकता था। तो यानी
हम ये कह सकते हैं कि भारत सरकार इतना तो खर्चा करता है शोध पे, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल रखा है, ये शोध करते हैं, लेकिन इस तरह का इस घटना हमें बताती है कि इनका शोध काम यानी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें और टेक्नोलॉजी को जोड़ना बहुत जरूरी होता है। अगर इस तरह के टेक्नोलॉजी को जोड़ा जाता, इसके अंदर सैटेलाइट पिक अगर लिया जाता, उसके बार बार लगातार निगरानी रखी जाती, तो इस तरह की घटना को बचाया जा सकता था। तो ये था हमारा आज का इस पर रिपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।